हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपके अपकमिंग जेके पीएससी एग्जाम के लिए हम कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी लास्ट मोमेंट पे एक दिन में जो छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं उसको रिवाइज हम कर रहे हैं। देखिए, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी इज़ अ टॉपिक जो आपके इंक्लूडेड है। एनवायरनमेंट रिलेटेड मूवमेंट हम लोगों ने पढ़े थे, बट देयर आर सर्टेन एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म या फिर उसका फॉर्मेशन ईयर भी पूछा जा सकता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल आते हैं एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100 में से 100 क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं। एग्जाम में इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ आती होगी तभी ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो जो स्टूडेंट ये चीज़ पढ़ के नहीं गए हैं, जो जिनके लिए टॉपिक फेमिलियर नहीं है, उनके लिए ये चीज़ डिफिकल्ट में ही काउंट की जाती है, राइट। चलिए, तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। पहले मैं कुछ इंटरनेशनल एनवायरमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन की बात करती हूँ, जिसमें पहला है यूएनईपी। अब यूएन मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, यूएन स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन, ईपी इज एनवायरमेंट प्रोग्राम। आप लोग अपने पास शॉर्ट में कहीं लिख लीजिए या फिर सुन लीजिए, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा फिर। इट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसको 1972 में फॉर्म किया गया था। ईयर याद कर लो, 1972। अब ये क्या कर रहा था, ये एनवायरमेंट एक्टिविटीज़ जो ग्लोबल लेवल पे होती है, इंटरनेशनल लेवल पे होती है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना, इससे रिगार्डिंग ये जो है ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं WWF। WWF इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका जो ईयर है वो है 1961। देखो, 1961 में इंडिया से पोर्तुगीज़ को आपने भगाया था, राइट। पोर्तुगीज़ आज़ादी के बाद तक भी इंडिया में गोवा में देखने को मिलते थे, तो ऑपरेशन विजय कंडक्ट करके आपने भगाया था, तो उससे याद कर लो, उनको भगाया। और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात भी इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट हुई। ईयर याद करने के लिए थोड़ी सी बस मैं चीज़ बता रही हूँ, दैट इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करेगा, वेरी ऑब्वियसली जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनकी आपकी प्रोटेक्शन की बात करेगा ये। फिर आता है IUCN। IUCN, इट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये 1940 में हुआ। देखो 1940, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया की नहीं है, लेकिन लिंक करने के लिए याद कर लो, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, 48 में आपने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बनाया, नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। रिसोर्सेज का प्रॉपर सस्टेनेबल यूज़ करेंगे और नेचर को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। फिर आता है UNFCCC। फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। यूएन आपको पता है यूनाइटेड नेशन हो गया। इट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे फॉर्म किया गया कब, जिसे फॉर्म किया गया इन द ईयर 1992 में। कब किया गया? 1992 में। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के रिगार्डिंग ये बात कर दी है। बहुत सारे एग्रीमेंट भी इसके अंडर हुए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल था, पेरिस एग्रीमेंट था, वो सब इसी के अंदर हुए हैं, राइट। फिर आता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है वो 1971 में फॉर्म किया गया। 1971 में ये एनवायरनमेंट रिलेटेड एक NGO है, इंटरनेशनल NGO है, राइट। उसके बाद आता है हमारा IPCC। IPCC इज़ इंटर गवर्नमेंटल, पूरा ही लिख लेते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में ये आया, राइट। ये साइंटिफिक असेसमेंट की बात करता है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसी आएगी, उसको प्रॉपर्ली असेस करके चले। तो ये कुछ हमने इंस्टीट्यूशन देखे, जैसे कि UNEP 1972, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961, IUCN 1948, UNFCCC 1992, ग्रीन पीस इंटरनेशनल 1971 एंड IPCC 1988। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं। ये तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे बात की। इंडिया में एनवायरनमेंट रिलेटेड काम करने का काम कर रही है एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। पहले ये बनाई गई थी मिनिस्ट्री 1985 में, राइट। आज़ादी के तुरंत बाद एग्जिस्ट नहीं करती थी, 1985 में आपने बनाई थी एनवायरनमेंट रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह बनाने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहले आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज नहीं था इसमें, ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हुआ करती थी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हुआ करती थी, बट नाउ इट इज़ नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा इंडिया में एग्जिस्ट करता है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
फॉर्मेशन ईयर की बात करूँ तो 1974 इज़ द फॉर्मेशन ईयर। पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात करता है कि एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, पोल्यूशन को मॉनिटर करके रखना है, ये सारी चीज़ें। फिर आता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1982 में इसे बनाया गया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ रिसर्च की बात करोगे, कंजर्व करोगे। फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो फॉरेस्ट का असेसमेंट करेगा, राइट। फिर आपका आता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका ईयर है 1890, काफ़ी पुराना, काफ़ी पहले से चला आ रहा है, आप देख रहे हैं। फिर आता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1916 से चल रहा है। ये सारे सर्वे हैं कुछ, फॉरेस्ट सर्वे, बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है वो है एक एसोसिएशन, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसको 1986 में बनाया था। आप देख रहे हो फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च की बात जो है वो की जाएगी, क्लियर। अब अगर आप देखो तो यहाँ एनवायरनमेंट रिलेटेड मल्टीपल पॉलिसीज़ भी होती हैं, राइट। एनवायरनमेंट रिलेटेड मल्टीपल इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स भी हैं जो बनाए गए, तो वो भी कुछ हम देख लेते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बात करें अगर तो, राइट। तो देखिए, एक सीधा सीधा एक्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको कुछ एक्ट बताऊंगी, आप कुछ एक्ट पे बात करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन पे बात की ना, एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्ट पे बात करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इससे क्या कर सकता है, वो मैचिंग दे सकता है। क्या कर सकता है, मैचिंग दे सकता है इनकी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। अब कोई भी एक्ट है तो वो आपको लीगल प्रोटेक्शन देके चलता है। कानून में लिखा है ना ये चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होंगी तो ये फाइन, ये पेनल्टी, ये चीज़ आपको बियर करनी पड़ेगी। तो लीगल प्रोटेक्शन दे रहा है वाइल्ड लाइफ की जो हैबिटेट एंड स्पीसीज है उनको, क्लियर। इसी एक्ट के चलते, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप जो आज की डेट में नेशनल पार्क वगैरह देखते हो वो इसी एक्ट के चलते हमें देखने को मिलता है, इसी के अंडर बनाया जाता है। फिर आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। वाटर का क्या करोगे, प्रिवेंशन करना है, एंड वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, राइट। तो वाटर कंप्लीट हो गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट यह है 1974 में। नाम से समझ में आ रहा है करना क्या है, राइट। इसके लिए आप काम कौन कर रहा है, CPCB बनाई गई थी। अभी ऊपर आपको बताया था ना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसी तरीके से स्टेट के लिए भी बनाई गई थी SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो ये सब काम करके चलेंगी। फिर एक है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, राइट। ये बनाया गया इन द ईयर 1981 में। देखो पहले आया वाटर के लिए 1974 में ही आ गया था, राइट। उसके 7th ईयर में जाके एयर के लिए आया है 1981 में, राइट। तो वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट है, वाटर देख लिया, एयर देख लिया। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट है, दैट इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब ब्रॉड लेवल पे काम कर रहा है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें चली जाती हैं। 1986 में ये आया था। इसमें काफ़ी सारी और भी जो भी और लॉस थे, लेजिस्लेशन वगैरह थी, वो इंक्लूड कर ली गई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इसको सीरियस कंसर्न पे यहाँ पे फ्रेम किया गया था, राइट। गवर्नमेंट को ये पावर दे रहा था ये एक्ट कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे अपनी तरफ से ट्राई कीजिए। उसके अलावा नेशनल एनवायरनमेंट को लेके भी पॉलिसी बनाई गई। नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आई 2006 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक एक्ट इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में दे सकता है ये सब। और मैचिंग में देखो 4 चीज़ें आती हैं, अगर आपको 2 भी आती है ना तो देखिए, एक आती है तो ऑप्शन क्या होते हैं, आप 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। बट अगर 2 चीज़ें आती है, 2 भी चीज़ों के आपको सही आंसर पता है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप सीधे सीधे सही आंसर पे पहुंच जाओगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का क्या है, 2002 में आया। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्लीज़ ये लिख के चलिए और एक बार 2-4 बार अभी के अभी बोल लीजिए, बिकॉज अब तो टाइम है नहीं कि 4-5 दिन है आप लास्ट में रिवाइज कर लोगे। अब एक ही दिन है हमारे पास, उसी में हमें रिवाइज भी करना है, लर्न भी करनी है। अगर नहीं याद है तो इसको अभी के अभी वीडियो खत्म होने के बाद आपने, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने कहीं लिखे होंगे, और उसको 10-10 बार बोल दो, रीड कर लो, देख देख के ही पढ़ लो, चीज़ें याद रह जाएंगी। ट्रस्ट में एग्जाम में अपने आप चीज़ें याद आ जाएंगी।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ईयर है 2010। 2010 में ये ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाई गई थी। ये एक अलग से बॉडी बनाई गई थी जो एनवायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट को हैंडल करेगी ताकि स्पीडी जस्टिस हो पाए। कोर्ट में क्या था, बहुत सारे पेंडिंग केसेस हो जाते थे, तो यहाँ पे एनजीटी का फैसला जो था वो फाइनल फैसला माना जाएगा। ये नहीं है कि एनजीटी के फैसले के बाद आप जाकर उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्लेम करोगे, नहीं, एनजीटी का जो फैसला है वो फाइनल माना जाएगा, क्योंकि इतने सारे केसेस पेंडिंग थे और तो प्रॉपर जस्टिस एंड स्पीडी रिकवरी के लिए हमने ये काम करा था। अब कुछ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स देख लो, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में आया, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का ईयर था 1973। ये क्या था, देखो आप जब कोई प्रोजेक्ट ला रहे हो किसी एनिमल से एसोसिएटेड या बर्ड से एसोसिएटेड लाओगे तो आप उनको कंजर्व करने की बात करोगे, जहाँ वो रहते हैं उन जगहों को कंजर्व करने की बात करोगे, राइट। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो ये 1992 में आया। फर्स्टली प्रोजेक्ट टाइगर आया, फिर 1992 में आप देख सकते हो प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। एक और देखेंगे गंगा एक्शन प्लान कब आया। गंगा एक्शन प्लान कब आया था, गंगा एक्शन प्लान हमें देखने को मिलता है 1985 में। फिर देखना है नमामि गंगे। नमामि गंगे के रिगार्डिंग मैंने एमसीक्यू भी कराए हैं, मैंने या तो मैराथन में लिया या एमसीक्यू में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लिए हैं। 2014 में आया, राइट। किस मिनिस्ट्री के अंडर जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वगैरह, ये भी मैंने आपको बताया था। गंगा रेजुविनेशन की बात थी, राइट, गंगा क्लीनिंग की बात थी या नमामि गंगे, तो ये चीज़ आपको इतना याद रखना है। स्वच्छ भारत मिशन भी मैं आप लोगों को एमसीक्यू में बता चुकी हूँ, एनवायरमेंट रिलेटेड है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो आया था आपका 2014 में। इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैंने कराए हैं आप लोगों को, राइट। तो अगर आपने प्रॉपर प्लेलिस्ट फॉलो करी है तो ये चीज़ आपको पता होगी। चलिए, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक। अब इंटरनेशनल लेवल की कुछ पॉलिसीज़ देख लो, फटाफट से मैं वो भी बता देती हूँ। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखिए, एक है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जिसका ईयर है, एक पेज पे लिख लो ये सारा। अभी भी नहीं लिखा है यहाँ तक भी तो वीडियो को बैक करो, दोबारा सुनो और एक बार लिख लो, राइट। ऐसा नहीं है कि दोबारा सुन लोगे तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आप इसको कहीं लिख लो ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आप एक बार खुद से रीड कर सको। पहली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट को रिलेटेड लेके अगर देखा जाए, और इसी के बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी बना था। क्लियर। फिर एक आता है साइट्स की फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ CITES। ये हुआ था 1973 में। 1972 में स्टॉकहोम, 1973 में साइट्स। जो इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा था, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने की बात ये करता था। तो साइट्स की फुल फॉर्म अभी याद कर लो, C स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन, IT इज इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species। क्लियर। बाकी आप लोग को भी कोई टॉपिक लग रहा हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं अपनी तरफ से तो ले रही हूँ जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि करवाने चाहिए लास्ट मोमेंट पे, राइट। रामसर कन्वेंशन की बात की जाए तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है इसका ईयर है हमारा 1971, राइट। कि वेटलैंड का किस तरीके से यूज़ करना है, और इम्पॉर्टेंट साइट है वेटलैंड। अगर किसी को आपने रामसर में इंक्लूड करा है तो आप प्रॉपर ड्यू केयर करोगे उनकी। चलिए, देन हमारा एक आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, इसका ईयर था 1987। यहाँ पे बात की गई थी कि आपको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन लेयर जो है, अगर ओजोन लेयर की बात करूँ तो वो जो एनवायरनमेंट की डिफरेंट लेयर होती है ना, स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फीयर के बाद नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर। अब ओजोन जब सीधा स्ट्रेटो की जगह ट्रोपोस्फीयर पे आने लग जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। अदरवाइज ओजोन लेयर की जो लेयर बिछी हुई है दैट इज ओके, वो सन की सीधी रेस को आने नहीं देती है, लेकिन क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, ओजोन डिप्लीट हो रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे ये बात की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, जिसमें ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को हटाने की, रिड्यूस करने की बात की गई थी, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अर्थ समिट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही था एमसीक्यू में भी, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पता होगा। अर्थ समिट 1992 में हुआ, इसे रियो समिट भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने एजेंडा 21 जो है वो अडॉप्ट किया था। UNFCCC के बाद आया था, राइट।
फिर एक आता है क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल बताया मैंने किसके लिए था, क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था, क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले तो 1997 में आया। ये एक एग्रीमेंट था जिसमें हम बात कर रहे थे ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को कम करने के लिए। ये भी पूछ सकता है, देखिए एकदम से एग्जाम में याद नहीं आता और पढ़ के नहीं गए होगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बात कर रहा था किसके लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के लिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो बात कर रहा है ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। फिर यहाँ पे एक था पेरिस एग्रीमेंट जो कि आपने साइन किया था, पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में यहाँ पे साइन किया गया, जिसमें बात की गई थी ग्लोबल लेवल पे सारी कंट्री है, कोई एक कंट्री का नहीं है, ये इंटरनेशनल इवेंट है कि वो लोग लिमिट करेंगे राइट अपने टेम्परेचर को, जो उनका आपको पता है क्लाइमेट चेंज तेजी से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल इशू है, ऐसा तो है नहीं इंडिया का इशू है, किसी एक ही कंट्री का इशू है, तो सबको यहाँ पे उसके लिए स्टेप लेके चलने की ज़रूरत है। तो टेम्परेचर की लिमिट सेट करेंगे और राइट वो बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे बात की गई थी। चलिए तो यस ये कुछ इम्पॉर्टेंट हमने बात की। अच्छा बेसल कन्वेंशन भी देख लीजिए, बेसल कन्वेंशन आया था 1989 में, बेसल कन्वेंशन आया था 1989 में। ये क्या बात कर रहा था, जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होती हैं प्लस जो हैजार्डस वेस्ट होते हैं उनकी बात ये जो था ये कर रहा था। क्लियर। अच्छा स्टॉकहोम अगर आपसे पूछेगा तो वो क्या कर रहा था, पीओपीज होते हैं, पीओपी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, देयर आर सर्टेन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक। मैं पूरी साइंस नहीं पढ़ाने बैठ रही हूँ आपको, ठीक है, मैं भी उस सब्जेक्ट में उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, बट देयर आर सर्टेन परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, तो उनको कंट्रोल करने के लिए 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन भी यहाँ पे आया था। क्लियर। अपने पार्ट पे मैंने आपको काफ़ी सारे फैक्ट बता दिए, एनवायरमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन, एनवायरमेंट रिलेटेड एक्ट, एनवायरमेंट रिलेटेड पॉलिसीज, कुछ इंपॉर्टेंट हमने कवर करे हैं जिनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज मल्टीपल एग्जाम में बन जाते हैं राइट, जिनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज मल्टीपल एग्जाम में बनते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी राइट। तो या दैट्स इट, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस देखिए कोशिश की है। जो आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर था जेकेपीएससी का जो पिछले साल का जो पिछली बार का जो क्वेश्चन है 2025 का, आप देखेंगे उसके काफ़ी उस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस भी मैंने पीवाईक्यू में इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी वी हैव द फुल डे, जितना मैक्सिमम हो पाएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको कंप्लीट करूँ राइट। तो या थैंक यू एवरीवन, see you in the next video. If you are liking the video then do let me know in the comment box और don't let me know एग्जाम के बाद बता देना राइट, अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। Thank you everyone, see you in the next video with the next topic.